सोने के चोर और ईमानदार किसान। एक गांव में किशना और बिशना नाम के दो किसान रहते थे। कहने को तो वो दोनों पड़ोसी थे, लेकिन उन दोनों में काफ़ी दुश्मनी थी। और दुश्मनी का कारण था किशना का ईमानदार होना, क्योंकि किशना बड़ी ही ईमानदारी से अपनी ज़मीन पर खेती किया करता था, जिसके कारण उसकी बड़ी अच्छी पैदावार होती थी और वो उसे गांव के बाजार में बड़े अच्छे दामों में बेच दिया करता था। किशना के इसी काम की वजह से बिशना उससे बहुत जला करता था, क्योंकि बिशना गलत ढंग से अपनी फसलों को तैयार करता था। वो तैयार होने के बाद अपने फलों और सब्जियों को रंग से रंग दिया करता था, जिसके कारण उसकी चोरी कई बार पकड़ी जाती थी और बाजार में उसका सामान नहीं बिकता था। अरे साहब, लीजिए ताजे ताजे टमाटर और बैंगन। सब्जी और तुमसे कभी नहीं। पिछली बार तुम्हारे सारे टमाटरों में से रंग निकला था। ये तो गनीमत है मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। वो देखो उधर किशना को, कितनी ईमानदारी से अच्छी सब्जी बेच रहा है। हाँ हाँ भाई साहब, सही कह रहे हो, ये तो एक नंबर का बेईमान है। चलो किशना से ही सब्जी लेते हैं। बिशना किशना से इतना जल चुका था कि वो उसे सबक सिखाने की ठान चुका था। एक दिन बिशना ने किशना से कहा, अरे किशना, ये क्या सब्जियां बेचता रहता है? मैंने जंगल के पास बुरांश के बहुत अच्छे पौधे देखे हैं। भाई मैं तो जा रहा हूँ वो लाने, तू चलेगा मेरे साथ? हाँ हाँ बिशना, जरूर। इस बार मैं बुरांश भी लगा कर देखूंगा। बिशना किशना को बहला फुसलाकर नदी किनारे एक गुफा में ले गया और उसने बड़ी ही चालाकी से बाहर आकर उस गुफा का द्वार बंद कर दिया। अब किशना गुफा के अंदर बंद हो चुका था। अंधेरी गुफा में बंद होने के कारण किशना को डर लगने लगा। तभी उसे गुफा के बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो झट से गुफा के द्वार के पास अंदर पड़े एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गया और उसने देखा कि गुफा का द्वार खोलते ही चार चोर अंदर आते हैं और वो ढेर सारा चोरी किया हुआ माल वहां पर जमा कर जाते हैं। चोरों का सरदार अपने बाकी साथियों से कहता है, चलो अब अगला डाका डालने चलते हैं और कल आकर बाकी सामान भी यहीं छुपा देंगे। चोर जैसे ही सामान छुपाने अंदर जाते हैं, किशना चुपचाप वहां से बाहर आ जाता है और एक पेड़ के पीछे से चोरों को जाते हुए देखता है। चोरों के जाने के बाद वो वहां से भागकर सीधा गांव के पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस अगले दिन किशना के साथ आकर सभी चोरों को पकड़ लेती है और चोरी का माल भी बरामद कर लेती है। बिशना किशना को गांव में जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। किशना गांव के सरपंच से बिशना की शिकायत करता है और गांव की पंचायत बिशना को गांव से बाहर कर देती है। अब बिशना को उसके किए की सजा मिल चुकी थी और किशना को उसकी ईमानदारी की वजह से पुलिस की तरफ से इनाम भी मिला था और वो फिर से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। लोहागढ़ के सभी लोग लोहे के बर्तन बनाया करते थे और उन्हें आसपास के शहरों में बेच आया करते थे। वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों की माली हालत बहुत ही खराब थी। वे लोग बहुत गरीब थे। उनके पास ज़मीन होते हुए भी कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि लोहागढ़ में पानी की बहुत ही कमी थी। उन लोगों को काफ़ी दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था। खेती के लिए तो बिल्कुल भी पानी नहीं होता था। एक दिन विजय कुमार जब काम के लिए निकलने लगा तो उसकी बीवी ने उसे खाना और पानी देते हुए कहा, ये लीजिए, आपके लिए रोटी भी बांधी है और ये थोड़ा पानी था घर में, सारा आप ही को दे रही हूँ। रास्ते में प्यास लगे तो ज़रूर पी लेना और बच जाए ना तो घर ले आना, क्योंकि अब और पानी तो बचा नहीं। ठीक है भाग्यवान, पानी बचेगा तो घर ही वापस लाऊंगा। बस भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी कुछ कमाई हो जाए आज। ऐसा कहकर विजय कुमार लोहे के बर्तन बेचने शहर शहर घूमने लगता है। अब बर्तन ले लो, लोहे के बर्तन ले लो, अच्छे अच्छे बर्तन ले लो। तवा है, कढ़ाई है, और भी बर्तन है, चिमटा है। दोपहर होने तक काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी थी। अब विजय कुमार थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो जैसे ही खाना खाने लगता है तभी वहाँ एक बुढ़िया आकर उससे कहती है, अरे बेटा,
बहुतों से मांगा पर इस प्यासी बुढ़िया को किसी ने पानी नहीं पिलाया। अगर हो सके तो 2 घूंट पानी पिला दे बच्चे। बुढ़िया की हालत देखकर विजय कुमार ने उसे पानी देते हुए कहा, ये लीजिए माताजी, मेरे पास भी बस थोड़ा सा ही पानी बचा है, चलिए आप पी लीजिए। उस बुढ़िया ने देखते ही देखते सारा पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उस बुढ़िया ने विजय कुमार का शुक्रिया अदा किया और उसे एक पौधा देते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तूने इस प्यासी को पानी पिलाया। मेरे पास देने के लिए तुझे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक पौधा है, इसे अपने आंगन में लगा देना, भगवान सबका भला करेगा। विजय कुमार ने बुढ़िया से वो पेड़ ले लिया और संभाल कर अपनी गठरी में रख दिया। और पूरा दिन बर्तन बेचने के बाद शाम को जब घर पहुंचा, विजय कुमार ने गठरी से वो पौधा निकाला और अपने आंगन में कोने में लगा दिया। और रात को सभी रूखा सूखा जो बना था वो खाकर सो गए। सुबह जब विजय कुमार उठा तो उसे लगा कि जैसे बारिश हो रही है। उसने आंगन में आकर देखा तो वो हैरान हो गया। जो पौधा उसने रात को लगाया था वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था और उसमें से पानी टपक रहा था। विजय कुमार ने जब वो पानी पीकर देखा तो वो हैरान हो गया। वो एकदम शुद्ध पीने का पानी था। अरे सुनती हो, बाहर आकर देखो, चमत्कार हो गया। ये पौधा तो जादुई पौधा निकला, ये तो पानी देने वाला पौधा है। और उस पौधे से निकला पानी उसके पूरे आंगन में फैल गया। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। विजय कुमार ने मन ही मन उस बुढ़िया का धन्यवाद किया और उसने गांव वालों के लिए जितना पानी चाहिए होता था, उसके बाद जो पानी बचता था उसे बेचना शुरू कर दिया। और जादुई पानी के पेड़ से विजय कुमार की काफ़ी अच्छी आमदनी होने लगी और साथ ही साथ लोहागढ़ के लोगों की प्यास भी बुझ गई थी और वहाँ की धरती में भी खेती लहलहाने लगी। शंभूनाथ रतन नगर के बाहर एक छोटे से गांव में रहा करता था। वो रोज जंगल से बांस काट कर लाता और शहर में बांस का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में बेचा करता था। उसे और कोई काम नहीं आता था, उसका काम सही चल रहा था। वो अपने काम से बहुत खुश था और गांव में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करता था। लेकिन सब कुछ ठीक चलने के बाद अचानक उस पर एक दिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस फैक्ट्री में वो बांस सप्लाई किया करता था, उस फैक्ट्री के मालिक की मृत्यु होने के बाद उनके बेटे ने फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया और बांस की जगह प्लास्टिक के फर्नीचर बनाने की यूनिट खोल ली, जिस कारण शंभूनाथ का काम बिल्कुल ही ठप हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल से बांस काट काट कर अपने खेत में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा, अजी पगला गए हो क्या? अब काहे बांस काट काट कर जमा कर रहे हो? कोई और काम धंधा ढूंढो, वरना हम सब लोग भूखे मर जाएंगे। अपनी बीवी की बात सुनकर शंभूनाथ ने उससे कहा, अरे तुम फिक्र काहे करती हो, मैं हूँ ना। देखना यही बांस हमारे लिए एक दिन जादुई बांस साबित होंगे और सभी बांस इकट्ठे ही बिकेंगे एक साथ। पता नहीं वो दिन कब आएगा, जो चाहे मन में आए करो। और ऐसा कहकर उसकी बीवी अपने घर के कामों में लग जाती है और शंभूनाथ रोज की तरह बांस काट काट कर अपने खेत में जमा करने लगता है। उसके पास काफी सारे बांस जमा हो गए थे और अब वो वहाँ पड़े पड़े सूखने लगे थे, जिससे उनका रंग हरे से सुनहरा हो चला था। हर कोई आते जाते शंभूनाथ को टोका करता था, अरे भाई शंभुआ, एक बांस काहे जमा कर रहा है बे? अरे काका, ये बांस नहीं, ये सोना है, सोना। इनका रंग तो देखो। अरे बचुआ, रंग होने से कोई लकड़ी सोना नहीं हो जाएगी। काहे बेवकूफ बन रहा है तू? काका देखना, यही एक दिन मुझे सोने जैसी कमाई करके देंगे। और शंभूनाथ की बात सही निकली। एक दिन अचानक एक बड़ी सी गाड़ी में एक आदमी उसके पास आया। अरे भाई, ये बांस तुम्हारे हैं क्या? जी साहब, मेरे हैं। कहिए क्या बात है? भाई देखो, मैं शहर की एक मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी से आया हूँ और हमें अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बहुत सारे बांस चाहिए, क्योंकि हम अपनी बिल्डिंग को एक ग्रीन बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। ये सुनकर शंभूनाथ बहुत ही खुश हो गया। अरे भाई, क्या सोचने लगे? देखो, अगर बांस बेचने नहीं है तो किराए पे दे सकते हो तुम। शंभूनाथ को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने अपने बांस कंस्ट्रक्शन कंपनीज को किराए पे देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी अच्छी आमदनी होने लगी और उसका परिवार फिर से खुशहाली से रहने लगा। अब शंभूनाथ ने अपनी बीवी से कहा, काहो, हमने कहा था ना तुमसे
ये बांस नहीं, ये सोना है, सोना। और शंभूनाथ के द्वारा इकट्ठे किए हुए बांस उसके लिए जादुई सुनहरे बांस साबित हुए। पहिया बेल्ट ट्रैक्टर। चंद्रपुर गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। वो अपने ट्रैक्टर से गांव के सभी किसानों के खेतों में खेती करने और उनकी फसलों को शहर तक पहुंचाने का काम किया करता था। उसके काम के सभी किसान काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो समय पर उनके खेतों में खेती कर देता था और समय पर उनकी फसलें शहर में पहुंचा दिया करता था। हरीश का बेटा मनीष शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन एक किसान ने हरीश से कहा, अरे हरीश भैया, इस बार ना मेरी फसल पहाड़ के उस पार वाले शहर में ले जाकर बेचनी है। काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ रामू, हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, तुम बस फसल काटने की तैयारी करो। हाँ 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 हरीश, हमें पूरा यकीन है। बस 2 दिन बाद तुम अपना ट्रैक्टर तैयार रखना भाई मेरे लिए। हाँ हाँ रामू, ठीक है, मैं चलता हूँ, 2 दिन बाद मिलते हैं। हरीश ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और घर जाते हुए जब वो पहाड़ के रास्ते को देखता है तो सोच में पड़ जाता है। अरे मैंने वादा तो कर दिया है, लेकिन पहाड़ी पर मैं ट्रैक्टर चढ़ाऊंगा कैसे? वो भी फसलों से भरा हुआ ट्रैक्टर। यहाँ तो काफ़ी ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो घर जाकर सोचता हूँ। हरीश जब घर पहुँचता है तो अपने बेटों को देखकर हैरान हो जाता है। अरे मनीष, तुम, क्या बात है भाई, अचानक कैसे? पापा, वो असल में शहर में ना चुनाव है, तो इसलिए हमें 2 दिन की छुट्टी मिली हुई है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे वैसे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रात को खाना खाने के बाद जब मनीष अपने पिता से मिलने जाता है तो उन्हें चिंता में डूबे हुए देखकर उनसे पूछता है, पापा, क्या बात है, आप चिंता में लग रहे हो? हाँ बेटा, क्या बताऊँ, अब तुम तो मैकेनिकल इंजीनियर हो। अब मैंने एक काम लिया है पहाड़ी पार करके शहर ले जाकर फसल बेचने का, लेकिन तुम तो जानते हो पहाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ेगा कैसे। बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। बस पापा, इतनी सी बात, बस मुझे आप 1 दिन का समय दीजिए और कल ट्रैक्टर दे दीजिए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन मनीष अपने पापा के ट्रैक्टर को शहर में अपने दोस्त की वर्कशॉप में ले जाता है और वहाँ पर ट्रैक्टर के टायर निकालकर उनमें चेन वाली बेल्ट लगा देता है और ट्रैक्टर को शहर से गांव वापस लेकर आता है और अपने पापा को पहाड़ी वाले रास्ते पर बुला लेता है। हरीश ट्रैक्टर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि टायरों की जगह ट्रैक्टर पर बेल्ट लगी हुई थी और बेल्ट लगे होने के कारण ट्रैक्टर पहाड़ी पर बड़े आराम से चढ़ रहा था। हरीश ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो अगले दिन रामू किसान के पास अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाता है। रामू ट्रैक्टर में बेल्ट लगी हुई देखकर हैरान हो जाता है। अरे हरीश भैया, ये ट्रैक्टर के टायर कहाँ गए और ये बेल्ट? अब भाई रामू, तुम्हारी फसल पहाड़ी पार करके शहर जो ले जानी है, तो मेरे बेटे ने ये इंतजाम किया है। चलो तुम अपनी फसल लाद दो। और रामू अपनी सारी फसल ट्रैक्टर में लाद देता है और हरीश बड़े आराम से पहाड़ी पार करके रामू की फसल दूसरे शहर में पहुंचा देता है। ये देखकर रामू बहुत खुश होता है और अब बाकी किसान भी पहाड़ी पार वाले शहर में फसलें पहुंचाने लगते हैं, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है और साथ ही साथ हरीश की भी, क्योंकि अब उसका ट्रैक्टर बेल्ट पहिए लगे होने के कारण कैसे भी रास्ते पार कर सकता था। चिकन लेग पीस पार्टी। रामनगर नदी किनारे बना एक पहाड़ी क्षेत्र था। वो अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ की सुंदरता को देखने दूर दूर से लोग आया करते थे। रामनगर में राघव नाम का एक आदमी अपना होटल चलाया करता था। उसके हाथ के बना चिकन और खासकर चिकन लेग पीस बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करते थे। उसका काम सही चल रहा था। बढ़ती आबादी और ट्रैफिक को देखते हुए रामनगर के बाहर से एक हाईवे बनाया गया और रामनगर को उस हाईवे से जोड़ने के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक फ्लाईओवर बनाया गया। जहाँ पर फ्लाईओवर बना वो जगह राम कुमार की दुकान के पास ही थी। फ्लाईओवर बनने के बाद से राम कुमार का काम काफ़ी कम हो गया, क्योंकि सारी गाड़ियाँ फ्लाईओवर के ऊपर से जाया करती थी। ये देखकर राम कुमार बहुत ही चिंतित होने लगा। इस फ्लाईओवर के बनने से तो मेरा सारा काम ही बेकार हो गया, लेकिन क्या करें, तरक्की के लिए ये भी ज़रूरी है। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा।
लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ चिकन बनाने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। राम कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपना काम चालू रखा और उसने पूरे शहर में अपने दुकान के पोस्टर छपवा दिए। धीरे धीरे उसके पास चिकन लेग पीस खाने ग्राहक आने लगे और उसका काम थोड़ा थोड़ा चलने लगा। एक दिन राघव जब रामनगर शहर गया था तो उसने सुना कि रामनगर में फिल्म की शूटिंग होने वाली है। शाम के समय जब राघव अपने होटल में बैठा हुआ था तभी उसने देखा कि 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके होटल के सामने आकर रुकी हैं। राघव गाड़ियां रुकता देखकर मन ही मन खुश हो गया। चलो अच्छा है, आज कुछ ग्राहक तो आए। लेकिन जब उसने उन ग्राहकों को देखा तो वो हैरान रह गया। वो वही मशहूर फिल्म स्टार थे जो वहाँ शूटिंग के लिए आए हुए थे। उनमें से एक ने राघव से कहा, अरे भाई, तुम्हारे यहाँ क्या मिलता है खाने को? बड़ी भूख लगी है। सर, हमारे यहाँ चिकन लेग पीस बहुत फेमस हैं। अरे तो खिलाओ भाई, हमें चिकन लेग पीस ही खिला दो। जी सर, आप जितने कहें मैं उतने चिकन लेग पीस बनाऊंगा और आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो आज चिकन लेग पीस पार्टी ही हो जाए। राघव ने पूरी यूनिट के लिए बहुत ही स्वादिष्ट चिकन लेग पीस बनाए। वो चिकन लेग पीस खाकर हीरो हीरोइन और सभी लोग बहुत खुश हो गए और फिल्म के डायरेक्टर ने राघव को अपने पास बुलाकर कहा, भाई देखो, तुम्हारे बनाए हुए लेग पीस ना हमारी पूरी यूनिट को बहुत अच्छे लगे हैं और हम चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ शूटिंग करेंगे हमारा सारा खाना आप ही बनाओगे। क्या बना सकते हो? राघव ने बहुत खुश होकर कहा, जी सर, मैं बिल्कुल बनाऊंगा और आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ भाई, वो तो लगता ही है। और इस तरह राघव को पूरी फिल्म यूनिट का खाना बनाने का ठेका मिल गया और उसका काम चल निकला। अब सिर्फ रामनगर में ही नहीं, जहाँ भी यूनिट शूटिंग के लिए जाती राघव ही उनके लिए खाना बनाया करता था। और इस तरह स्वादिष्ट चिकन लेग पीस पार्टी ने राघव की किस्मत ही बदल दी। बैम्बू मनी और जादुई कुल्हाड़ी। एक गांव में मल्लू नाम का एक आदमी रहता था। वो सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां काटने निकल जाता और शाम को जितनी भी लकड़ियां इकट्ठे करता उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा किया करता था। उसके पास संपत्ति के नाम पर 4 बकरियां और एक कुल्हाड़ी थी। वो रोज अपनी बकरियों को अपने साथ जंगल में चरने के लिए ले जाया करता था और अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता और बकरियों के खाने के लिए हरी हरी पत्तियां भी काटा करता था। वो अपने काम से बहुत खुश था। एक दिन जब वो सुबह सुबह मुस्कुराते हुए जंगल की ओर जा रहा था तभी एक आदमी ने उससे पूछा, अरे भाई मल्लू, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो अपनी बकरी और कुल्हाड़ी लेकर? अरे सेठ जी, अपना क्या है, अपनी तो बस 4 बकरियां और ये जादुई कुल्हाड़ी। जब तक मेरे पास है तब तक बस खुशी ही खुशी है, समझो। अच्छा भाई, ठीक है, तुम्हारी तुम जानो। मल्लू उस आदमी को ये जवाब देकर जंगल की ओर चला जाता है और जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद वो अपनी बकरियों से कहता है, अरे चलो आज चरने नदी के उस पार चलते हैं, वहाँ बहुत लकड़ियाँ भी हैं। और मल्लू अपनी बकरियों को लेकर नदी के उस पार चला जाता है और वहाँ पर वो अपनी कुल्हाड़ी से ये कहते हुए लकड़ियाँ काटने का काम शुरू करता है, चलो भाई मेरी जादुई कुल्हाड़ी शुरू हो जा। लेकिन मल्लू जैसे ही लकड़ियां काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है वो उसके हाथ से फिसलकर एक बांस के झुरमुट में जा फंसती है। और जब वो बांस के पास कुल्हाड़ी उठाने जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि बांस का झुरमुट नीचे से उखाड़ा गया था। हैं, ये क्या, बांस का झुरमुट जमीन से उखाड़ा गया है और यहीं छोड़ दिया है? भैया, इस जंगल में मेरे अलावा और कौन लकड़हारा आ गया? चलो मेरा काम आसान हो गया, इसी को काटता हूँ। अभी वो कुछ सोच ही रहा था तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है। एक झाड़ी के पास छुपकर देखने लगता है। तभी वहाँ पर 4 चोर आते हैं और वो बांस के झुरमुट के पास से हटाकर अपना सारा खजाना चेक करते हैं। उनमें से एक कहता है, सरदार सब सही है, सारा खजाना यही है। हाँ ठीक है, कल इसे निकाल कर बेच देंगे। ऐसा कहकर वो चारों चोर वहां से चले जाते हैं। मल्लू के मन में पहले तो बेईमानी आती है, लेकिन क्योंकि वो ईमानदार था वो फटाफट शहर जाकर पुलिस को सूचित करता है और पुलिस वहां आकर घेरा डाल लेती है। अगले दिन जैसे ही चोर खजाना लेने आते हैं तो पुलिस चारों चोरों को खजाने समेत पकड़ लेती है और मल्लू को ढेर सारा इनाम मिलता है। इतना सारा पैसा देखकर मल्लू खुश हो जाता है
और इस तरह बैम्बू मनी पकड़वाए जाने के कारण इनाम पाने की वजह से वो अपनी जादुई कुल्हाड़ी का धन्यवाद करता है। अरे वाह मेरी कुल्हाड़ी, तू तो वाकई ही जादुई निकली। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मेरा साथ देते रहना।